नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशिव कुमार एक बार फिर से आप सबका गुरुमंत्रा रेडियो क्लास में स्वागत करता हूं। हमारा आज का विषय है 64वीं बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में समान विज्ञान से पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास। हमारा पहला सवाल है, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। ये सवाल एक बार फिर से सुन ले। पीएच मान से संबंधित सवाल अक्सर आते हैं बीपीएससी में। निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। इसके विकल्प है, पहला विकल्प शुद्ध पानी, दूसरा विकल्प उदासीन विलयन, तीसरा विकल्प क्षारीय विलयन, चौथा विकल्प अम्लीय विलयन, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 5 यानी इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। यहाँ पर जो जवाब है इनमें से एक से अधिक है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प 1 यानी शुद्ध पानी और विकल्प 2 उदासीन विलयन दोनों का ही पीएच मान 7 होता है। पीएच मान एक लघु गुणक पैमाना है जिसका प्रयोग जलीय विलयन की अम्लता तथा क्षारकता निर्धारित करने हेतु किया जाता है। पीएच मान 1 से 14 के बीच होता है, जिसमें 7 मध्य मान अथवा उदासीन बिंदु होता है। पीएच मान 7 के नीचे होने पर विलयन अम्लीय होता है तथा 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है। दिए गए विकल्पों में शुद्ध पानी तथा उदासीन विलयन दोनों का पीएच मान 7 है। इस कारण इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प 5 है, यानी इनमें से एक से अधिक। हमारा अगला सवाल है, एंगस्ट्रम इकाई है। सवाल एक बार फिर से सुने। एंगस्ट्रम इकाई है। विकल्प ए, पहला विकल्प है तरंगदैर्घ्य की, दूसरा विकल्प है ऊर्जा की, तीसरा विकल्प है आवर्ती की, चौथा विकल्प है वेग की, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 1 यानी तरंगदैर्घ्य, यानी एंगस्ट्रम इकाई है तरंगदैर्घ्य की। एंगस्ट्रम लंबाई को मापने की एक इकाई है जिसका प्रयोग अति सूक्ष्म दूरियों को मापने में किया जाता है। एंगस्ट्रम का प्रयोग अणु, परमाणु, रासायनिक बंधों की लंबाई तथा विद्युत चुंबकीय विकिरण की लंबाई को मापने में भी किया जाता है। तरंगदैर्घ्य की इकाई एंगस्ट्रम है। एक एंगस्ट्रम 10 पर पावर -10 यानी 10 बटे माफ कीजिएगा 1/10 पर पावर 10 मीटर अथवा 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। एंगस्ट्रम शब्द एंडर्स जॉन एंगस्ट्रम, जो कि एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर रखा गया है। हमारा अगला सवाल है, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। सवाल एक बार फिर से सुने। निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके विकल्प है, पहला विकल्प ऑक्सीजन, दूसरा विकल्प नाइट्रोजन, तीसरा विकल्प हाइड्रोजन, चौथा विकल्प तांबा, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 3 यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिक प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। प्रोटियम को हाइड्रोजन 1 भी कहा जाता है तथा हाइड्रोजन के सभी समस्थानिकों यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटेरियम में प्रोटेरियम सर्वाधिक मात्रा 99.98% में पाया जाता है। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, किंतु प्रोटियम में केवल एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। हमारा अगला सवाल है, आवर्ती को नापा जाता है। पहला विकल्प हर्ट्ज में, दूसरा विकल्प मीटर प्रति सेकंड में, तीसरा विकल्प रेडियन में, चौथा विकल्प वाट में, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 1 यानी हर्ट्ज में। हर्ट यानी एच, जिसका मात्रा जिसे एच से सूचित किया जाता है, में मापा जाता है। प्रति इकाई समय में किसी घटना को बार बार घटने की संख्या को आवर्ती कहते हैं। आवर्ती एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिसका प्रयोग विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में दोलन तथा कंपन के मापन में किया जाता है, जैसे मैकेनिकल कंपन, श्रव्य यानी ऑडियो सिग्नल, रेडियो तरंग तथा प्रकाश की प्रकृति को निर्धारित करने में किया जाता है।
हमारा अगला सवाल है, डीएनए की खोज किसने की? सवाल एक बार फिर से सुने, डीएनए की खोज किसने की? विकल्प 1 है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, विकल्प 2 है ग्रेगर मेंडेल, विकल्प 3 है जोहानसन, विकल्प 4 है हरगोविंद खुराना, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 5 यानी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। यहाँ पर विकल्प 5 होने का कारण है कि इनमें से कोई भी विकल्प जो है वह सही विकल्प नहीं है। डीएनए कोशिका के नाभिक में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है जो गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित होकर माता पिता से शारीरिक गुणों को संतान में हस्तांतरित करता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर्ज ने वर्ष 1869 में की थी, जो कि इनमें से किसी विकल्प में इनके नाम नहीं है। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना से संबंधित डीएनए अणु का द्विकुंडलित प्रतिरूप प्रस्तुत किए थे, जिसके लिए बाद में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिए गए। अब हमारा अगला सवाल है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? सवाल एक फिर से सुन ले, ट्राइग्लिसराइड क्या है? विकल्प 1 प्रोटीन, विकल्प 2 कार्बोहाइड्रेट, विकल्प 3 वसा, विकल्प 4 खनिज, विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 3 यानी कि वसा। मानव शरीर में वसा की संरचना ट्राइग्लिसराइड से निर्मित होती है। यह जीवों तथा वनस्पतियों की वसा का भी निर्मातक पदार्थ है। ये एक ग्लिसरॉल तथा 3 वसीय अम्लों का एक एस्टर होता है। ट्राइग्लिसराइड रक्त में भी उपस्थित होता है, जो एडिपोज वसा तथा रक्त शर्करा के यकृत से रक्त में द्विदिशात्मक यानी बाय डायरेक्शनल स्थानांतरण में सहायता करता है। अब हमारा अगला सवाल है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। सवाल एक बार फिर से सुने, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। विकल्प 1 थैलेमस, विकल्प 2 हाइपोथैलेमस, विकल्प 3 सेरेबेलम, विकल्प 4 मेडुला, विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 2 यानी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के पास उपस्थित होता है। यह मुख्यतः ताप नियामक केंद्र होता है। इसके अतिरिक्त ये भूख एवं जल संतुलन का नियमन, कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय के केंद्र का भी कार्य करता है। हमारा अगला सवाल है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जिसे ईईजी भी कहते हैं, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? पहला विकल्प है हृदय यानी दिल, दूसरा विकल्प है यकृत यानी लीवर, तीसरा विकल्प है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज, चौथा विकल्प है मस्तिष्क, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 4 यानी कि मस्तिष्क। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एक चिकित्सकीय उपकरण होता है जो मस्तिष्क में विद्युत संवेगों का रिकॉर्ड करता है। मस्तिष्क कोशिका विद्युत आवेगों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करती है। मस्तिष्क से जुड़ी संभावित समस्याओं को पता लगाने के लिए ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का उपयोग किया जाता है। इनके प्रयोग मिर्गी की पहचान करने के लिए भी किया जाता है। मिर्गी जो कि एक बीमारी होती है, उनके पहचान के लिए भी किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। सवाल एक बार फिर से सुने, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। पहला विकल्प 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा विकल्प 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा विकल्प
102 डिग्री फ़ारेनहाइट। चौथा विकल्प 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही जवाब है विकल्प 1, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अतः इसका सही विकल्प 1 है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम अपने अगले सवाल में जाते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है, सवाल एक बार फिर से सुने। विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब यानी कूलम्ब या वाट। और पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। एक बार फिर से विकल्प सुन ले। विकल्प 1 एम्पियर, विकल्प 2 वोल्ट, विकल्प 3 कूलम्ब, विकल्प 4 वाट और विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 4, यानी विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है और विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। विद्युत शक्ति को वोल्टेज गुना विद्युत धारा से भी निरूपित करते हैं। हमारा अगला सवाल है विद्युत मोटर में, सवाल फिर से ध्यान से सुने। विद्युत मोटर में, अब इनके विकल्प सुने। आगे के सवाल इसके विकल्प में छुपे हुए हैं। विकल्प 1 ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विकल्प 2 विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है। विकल्प 3 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विकल्प 4 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। मैं विकल्प एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। विकल्प 1 ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विकल्प 2 विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है। विकल्प 3 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विकल्प 4 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विकल्प 5 इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 3, यानी विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, जबकि जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये सवाल भी आ जाते हैं कि जिस तरह से यहाँ विद्युत मोटर के में सवाल पूछा गया, उसी तरीके से कभी कभी जनरेटर का सवाल पूछ दिया जाता है कि जनरेटर द्वारा क्या किया जाता है, और इस तरह के विकल्प दे दिए जाते हैं। तो यहाँ याद रखें, जनरेटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। हमारा अगला सवाल है मानव शरीर में होता है। सवाल है मानव शरीर में होता है। इनके पहले विकल्प है लगभग 70% पानी, दूसरे विकल्प है 20 से 30% पानी, तीसरे विकल्प है 10 से 20% पानी, चौथे विकल्प है 30 से 40% पानी, पांचवें विकल्प है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसके सही जवाब है विकल्प 1, यानी कि एक वयस्क मानव शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल का बना होता है। इस चीज को ध्यान दें कि यदि कहीं ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है कि लगभग 60 से 70% भाग का भी, जैसे यहाँ पर विकल्प में दिए हैं 70% पानी, लगभग 70% पानी, लेकिन यदि विकल्प में ये भी होते कि लगभग 60 से 70% पानी, तो यही विकल्प सही होते, लगभग 60 से 70% पानी। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं विकल्प चुनने की गलती ना करें। तो एक वयस्क मानव शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल का बना होता है। मानव शरीर में अधिकांश पानी कोशिकाओं के अंदर उपस्थित रहता है। ये शरीर में होने वाली समस्त जैविक या जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए माध्यम प्रदान करता है। जल की कमी से निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमारा अगला सवाल है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। सवाल एक बार फिर से सुने। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। इनके विकल्प है वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 2, यानी एमीटर। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु एमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है।
वोल्ट मीटर की सहायता से विद्युत वोल्टेज को मापन किया जाता है। पोटेंशियोमीटर की सहायता से विद्युत विभव अंतराल तथा वोल्टामीटर की सहायता से विद्युत आवेश मापा जाता है। ये सवाल अक्सर आते रहते हैं। कभी आपसे ये पूछा जा सकता है कि विद्युत विभव अंतराल किससे नापे जाते हैं। कभी आपसे विद्युत वोल्टेज के बारे में पूछ सकते हैं, विद्युत वोल्टेज का मापन किससे किया जाता है। इसलिए इसके व्याख्या को ध्यान से सुने। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ शुरू से। एमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र है। वोल्ट मीटर की सहायता से विद्युत वोल्टेज को मापन किया जाता है। पोटेंशियोमीटर की सहायता से विद्युत विभव अंतराल तथा वोल्टामीटर की सहायता से विद्युत आवेश मापा जाता है। वोल्टामीटर को कूलोमीटर भी कहते हैं। इस चीज को ध्यान में रखें कि वोल्टामीटर कूलोमीटर एक ही चीज है। हमारा अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होता है। इसका विकल्प है, पहला विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा विकल्प मीथेन, तीसरा विकल्प नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा विकल्प ओजोन, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। सवाल एक बार फिर ध्यान से सुने। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होता है। पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा विकल्प है मीथेन, तीसरा विकल्प है नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा विकल्प है ओजोन, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसका सही जवाब है विकल्प 5, यानी कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। यहाँ पर विकल्प 5 होने के कारण है इनमें से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैसें ऐसी गैसें होती है जो वातावरण में फैलकर एक आवरण बना लेती है। ये आवरण सूर्य के लघु तरंगों को पृथ्वी पर आने देता है, परंतु पृथ्वी द्वारा प्रवर्तित दीर्घ तरंगों को वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देता है। ग्रीन हाउस गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रमुख है। ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। इस कारण यहाँ एक से अधिक विकल्प होने के कारण इसके सही विकल्प है विकल्प 5। हमारा अगला सवाल है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला। सवाल एक बार फिर से सुने। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन जिन्हें कि नोबेल प्राइज मिल चुके हैं। सवाल यही है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला। पहला विकल्प है आपेक्षिकता, दूसरा विकल्प है बॉस आइंस्टीन संघनन, तीसरा विकल्प है संहिता एवं ऊर्जा की तुल्यता, चौथा विकल्प है प्रकाश विद्युत प्रभाव, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। यहाँ सही जवाब है विकल्प 4, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रदान किए गए थे। आइंस्टीन को यह अवार्ड प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत की खोज के लिए प्रदान किया गया। आइंस्टीन अपने सापेक्षता के सिद्धांत तथा द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए भी जाने जाते हैं। आइंस्टीन ने 50 से अधिक शोध और विज्ञान से संबंधित पुस्तकें भी लिखी। 1999 में टाइम पत्रिका ने इन्हें शताब्दी पुरुष भी घोषित किए। एक सर्वेक्षण के अनुसार वे सार्वकालिक महानतम वैज्ञानिक माने गए हैं। आगे के सवाल में जाने से पहले मैं आप सबको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि गुरु मंत्रा रेडियो क्लास का 10वां एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड होने वाले हैं। ये वो एपिसोड होंगे जिसमें कराए गए अभ्यास से लगभग आप किस कंपटीशन में, लगभग हर कंपटीशन में एग्ज़ाम आते हैं और सिविल सर्विस के जो मेंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उनमें जो तथ्यों पर चर्चा होगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आप सबसे ये निवेदन है, ये पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि गुरु मंत्रा रेडियो क्लास के 10वें एपिसोड को ज़रूर सुनें। एक और बात मैं बता दूं कि गुरु मंत्रा रेडियो क्लास गुरु मंत्रा विद्या संस्थान बिहार, जो कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है सिविल सर्विस के लिए, के द्वारा चलाई जाती है। गुरु मंत्रा विद्या संस्थान बिहार टेलीग्राम प्लस
व्हाट्सएप के जरिए पीटी, मेंस और आंसर राइटिंग की तैयारी भी करवाती है। पीटी 50 स्टूडेंट का ग्रुप होता है जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से कराए जाते हैं। इनमें पीटी में द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ, इकोनॉमिक्स टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे एडिटोरियल नोट्स भी मिल जाते हैं और साथ में मॉक टेस्ट भी लिए जाते हैं और करंट से रिलेटेड टॉपिक्स दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, पीडीएफ दिए जाते हैं। आंसर राइटिंग ग्रुप 35 स्टूडेंट का ग्रुप होता है जो टेलीग्राम के माध्यम से कराए जाते हैं। इसमें प्रतिदिन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं और हमारी टीम आपके आंसर को यानी कि जो क्वेश्चन के आंसर लिखकर भेजते हैं उन्हें विश्लेषण करके बताते हैं। छात्र चाहे तो हमारे क्वेश्चंस के अलावे भी वे अपने अन्य क्वेश्चंस को भी लिख करके दे सकते हैं। हमारी टीम उन्हें विश्लेषण करके उनका उत्तर उन्हें बता देंगे। मेंस ग्रुप 4 से 5 स्टूडेंट का होता है। ये 4 से 5 स्टूडेंट का व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिन्हें प्रतिदिन 2 विषय यानी एक विषय सुबह और एक विषय रात को व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए कराए जाते हैं। ज़रूरत पड़ने पर व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग भी कराए जाते हैं। इस क्लास में नोट्स को लिखाए भी जाते हैं, उस पर डिस्कशन कराए जाते हैं, आंसर राइटिंग कराए जाते हैं, टेस्ट भी लिए जाते हैं। कुल मिलाकर पूरी तरह से क्लासरूम इन्वायरमेंट दिए जाते हैं। इस तरीके से कराए जाते हैं कि छात्र को ये आभास हो कि वे एक क्लास में ही बैठे हुए हैं। जिन छात्रों को हमारे इन तीनों में से किसी भी क्लास में ज्वाइन करने की इच्छा हो वे हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर नोट कर ले 9135904639 9135904639 9135904639। अब हम अपने अगले सवाल में आते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। सवाल एक बार फिर से सुने। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। इसके विकल्प है कोशिका भित्ति, दूसरा विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा विकल्प है राइबोसोम, चौथा विकल्प है न्यूक्लियस, पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसके सही जवाब है विकल्प 2 यानी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में उपस्थित एक अत्यंत सूक्ष्म संरचना है जो श्वसन क्रिया के माध्यम से ऊर्जा मुक्त करती है अथवा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति स्रोत भी कहते हैं। इसकी भीतरी झिल्ली में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र उपस्थित होता है जिससे एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। ऊर्जा का स्रोत होने के कारण एटीपी अणुओं को ऊर्जा की मुद्रा भी कहते हैं। इस तथ्य को ध्यान से सुन ले कि ऊर्जा का स्रोत होने के कारण एटीपी अणुओं को ऊर्जा की मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। कभी इस प्रकार के भी सवाल आ सकते हैं कि ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं, तो इसे ध्यान में रख ले। एटीपी अणुओं को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। हमारा अगला सवाल है इनमें से सही कथन चुनिए। यानी कि सवाल पूरी तरह से विकल्प में छुपे हुए हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि इन विकल्पों में से सही कथन को चुनना है। पहला विकल्प है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। एक बार फिर से पहला विकल्प ध्यान से सुने। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। दूसरा विकल्प लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। दूसरा विकल्प फिर से सुने। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। यहाँ ध्यान दें, पहले विकल्प में ये कह रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, वहीं दूसरे तरंग में ये कहा जा रहा है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। तीसरा विकल्प है बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। तीसरा विकल्प एक बार फिर से सुने। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। वहीं चौथा विकल्प है बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। तीसरे और चौथे दोनों में ही बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की तुलना हो रही है। पहले में हरे प्रकाश से हो रही है कि वह हरे प्रकाश से ज़्यादा है,
दूसरे में पीले प्रकाश से हो रही है वो पीले प्रकाश से ज़्यादा है। इस तरह से जो हमारे 4 विकल्प है वो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, जिनमें से एक सही कथन को चुनना है। पहला विकल्प है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। दूसरा विकल्प है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। तीसरा विकल्प है बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है। चौथा विकल्प है बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है। पांचवा विकल्प है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। बहुत से छात्र होंगे जिन्हें ये गुस्सा आ रहे होंगे कि ये मैं बार बार विकल्प पढ़ने के कारण हो सकता है उन्हें गुस्सा आ रहे हो। मैं उन ऐसे छात्रों को कह दूं कि इस तरह के जब भी सवाल आए तो आप विकल्प को 2 बार कम से कम जरूर पढ़ें। ये अक्सर ऐसा होता है कि छात्र वो जल्दी के चक्कर में ऐसे क्वेश्चंस में वे जानते हुए भी जल्दी पढ़ने के कारण वे गलत कर देते। इसलिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो इनके विकल्पों को कम से कम 2 बार पढ़े और अच्छे से पढ़े। इसका सही जवाब है विकल्प 2 यानी बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के सभी रंगों से कम होता है, जबकि लाल रंगों का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। अर्थात विकल्प 2 सही है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होने के कारण उनका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। प्रकाश अनेक रंगों का मिश्रण होता है। यहाँ मैं बता दूं सबसे कम बैंगनी के होते हैं, उनसे ज़्यादा जमुनी रंग के होते हैं, फिर उनसे ज़्यादा नीले रंग के, फिर उनसे ज़्यादा हरे रंग के, फिर उससे ज़्यादा पीले रंग के, फिर नारंगी और सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक लाल। अगर घटते क्रम में बात करूं तो सबसे अधिक लाल, उससे कम नारंगी, उससे कम पीला, उससे कम हरा, उससे कम नीला, उससे कम जमुनी और उससे कम बैंगनी। हमारा अगला सवाल है एड्स जो कि एक बीमारी है जिसका पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम जिसे शॉर्ट में एड्स कहते हैं। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? विकल्प है पहला विकल्प पानी, दूसरा विकल्प जीवाणु, तीसरा विकल्प विषाणु, चौथा विकल्प फफूंद, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है विकल्प 3 यानी विषाणु। एड्स एक गंभीर तथा घातक रोग है जो ह्यूमन इम्यूनी डिफिशियंसी विषाणु के कारण होता है। एड्स की सर्वप्रथम पहचान अमेरिका के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन द्वारा 1981 में की गई थी। HIV शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनी सिस्टम को क्षति पहुंचाता है, जिसके कारण शरीर में कोई भी रोग होने पर वह उपचारित नहीं हो पाता है। एड्स रोगी को अक्सर तपेदिक रोग भी हो जाता है। हमारा अगला सवाल है दाब की इकाई क्या है? सवाल एक बार फिर से सुन ले, दाब की इकाई क्या है? इसके विकल्प है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, दूसरा विकल्प है न्यूटन मीटर, तीसरा विकल्प है न्यूटन, चौथा विकल्प है न्यूटन प्रति मीटर। इसके सही जवाब है विकल्प 1 यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब किसी वस्तु के सतह पर लगाया जाने वाला वह बल है जो उसके प्रति इकाई क्षेत्रफल पर आरोपित होता है। दाब को व्यक्त करने हेतु अनेक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। SI पद्धति में दाब का मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। पास्कल भी दाब का एक मात्रक है। दाब को बल प्रति क्षेत्रफल के रूप में भी निरूपित किया जाता है। अगले सवाल में जाने से पहले मैं एक और बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट हैं जो हमसे अक्सर ये मुझे मैसेज के द्वारा ये बताते हैं, यह उनकी ये शिकायत है कि सर उनके बहुत से एग्ज़ाम में PT का रिजल्ट तो आ जाते हैं लेकिन वह मेंस का रिजल्ट नहीं निकल पाते हैं। वे बिहार के ही नहीं, बिहार के अलावा अन्य स्टेट के भी PCS के
पीटी रिजल्ट निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस में अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी नहीं निकाल पाते हैं। मैंने उन छात्रों से अच्छे से जब बात की, गहराई से बातचीत की, तो उन सब छात्रों में एक बात मैंने सामान्य पाई, कम से 97-98% छात्रों में, कि मैंने जब उन सब से पूछा कि आप मेंस की तैयारी कब शुरू करते हैं, पीटी के रिजल्ट आने के बाद करते हैं, पीटी के एग्ज़ाम देने के बाद करते हैं या शुरू से करते हैं, उनमें से अधिकांश छात्रों ने बताया कि वे मेंस की तैयारी पीटी के रिजल्ट के आने के बाद या पीटी के एग्ज़ाम के बाद ही करते हैं। ये उनके मेंस का रिजल्ट ना निकलने का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण उन्होंने बताया कि वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी पीटी के रिजल्ट के आने के बाद करते हैं, जिस कारण उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि अब वो आंसर राइटिंग करने के तरीके को सीखे, आंसर राइटिंग में सुधारे या मेंस की पढ़ाई करें। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि अब लगभग हर पीसीएस ने अपने एग्ज़ाम लेने के तरीके बदल दिए। अब वो पहले वाले ज़माना ना रहा कि पहले पीटी के रिजल्ट जब आते थे तो मेंस के एग्ज़ाम के बीच में काफ़ी लंबा समय मिल जाता था। अब किसी कारणवश अब विलम्ब हो जाती है, वो अलग बात है, वो अपवाद में आते हैं। नहीं तो अगर यदि आप ध्यान दें तो आप ये देखेंगे कि अब लगभग सारे पीसीएस पीटी के आने के रिजल्ट के बाद तुरंत मेंस का एग्ज़ाम लेने की कोशिश करती है। और डिजिटल ज़माना है तो फॉर्म वगैरह भी जल्दी से भरा चला जाता है और एग्ज़ाम की तैयारी भी वे जल्दी से कर लेते हैं। इस वजह से आप अपने एग्ज़ाम की रणनीति बदलें, मेंस की तैयारी आप शुरू से करें। बहुत से छात्र कहते हैं सर यदि मैं मेंस की तैयारी शुरू से करूं तो फिर पीटी का रिजल्ट कैसे आएगा, पीटी का खराब हो। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेंस की तैयारी करते हैं तो पीटी की तैयारी आप उनके साथ ही हो जाएगी। यदि आप सिलेबस पर ध्यान दें तो जो सब्जेक्ट पीटी में पढ़ना है वही सब्जेक्ट लगभग मेंस में भी पढ़ना है, यानी कि दोनों में लगभग 80 से 90% सब्जेक्ट एक ही पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि पीटी में आते हैं लेकिन उसके क्वेश्चंस मेंस में नहीं आते हैं, तो ऐसे सब्जेक्ट आप अलग से पढ़ ले। तो मेरा आपसे लोगों से यही कहना होगा, मेरा यही आप लोगों के लिए राय, सभी स्टूडेंट जो भी अब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही राय है कि अब मेंस की तैयारी शुरू से करें, पीटी की तैयारी उसके साथ ही हो जाएगी। लगभग सभी आयोग ने अपने एग्ज़ाम लेने के तरीके, उनकी रणनीति बदल चुकी है। तो अब यह छात्रों को भी चाहिए कि वो भी अब तैयारी करने के रणनीति में परिवर्तन करें ताकि आयोग के अनुरूप अपने आप को ढाल सके और अपने सफलता को पा सके। हमारा अगला सवाल है, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? सवाल एक बार फिर से सुने। आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? इसके विकल्प है हाइड्रोमीटर, दूसरा विकल्प है हाइग्रोमीटर, तीसरा विकल्प है पायरोमीटर, चौथा विकल्प है लैक्टोमीटर, पांचवा विकल्प इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। इसके सही जवाब है विकल्प 2 यानी हाइग्रोमीटर, यानी आर्द्रता हाइग्रोमीटर के दो उपकरण से मापी जाती है। वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता हाइग्रोमीटर नामक उपकरण से नापी जाती है। हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है, वहीं पायरोमीटर से किसी वस्तु के सतह के उच्च तापमान जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो उनको मापा जाता है, जबकि लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व की माप करके इसकी शुद्धता के बारे में जानकारी दिए जाते हैं। मैं इस सवाल के व्याख्या को एक बार फिर से पढ़ लेता हूं क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। हाइग्रोमीटर नामक उपकरण से आर्द्रता नापी जाती है, हाइड्रोमीटर से द्रव का घनत्व मापा जाता है, पायरोमीटर से किसी वस्तु के सतह के उच्च तापमान जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा को मापा जाता है, जबकि लैक्टोमीटर दूध के घनत्व की माप करके इसकी शुद्धता के बारे में जानकारी देता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यानी कि गुरु मंत्रा रेडियो क्लास का 7वां एपिसोड समाप्त होता है। हम बहुत जल्द आपसे अपने अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए विषय के साथ।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आप सबकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो और आप सब जल्दी से जल्दी सफलता पाए, यही हमारी आप सबके लिए दुआ है। तो हमें अब इजाज़त दें। धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण बात, जिन छात्रों को गुरु मंत्रा विद्या संस्थान बिहार के पुराने नोट्स एवं PDF चाहिए, वे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल मिशन UPSC SPSC स्टडी विद चंद्रा सर्च करें और आप उससे जुड़कर आप हमारे पुराने नोट्स एवं PDFs जो कि सिविल सर्विस के स्टूडेंट्स के लिए ही स्पेशली बनाए गए हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। इस चैनल में करीब आपको 250 से ज़्यादा PDF एवं नोट्स मिल जाएंगे। वहीं आप हमारे फेसबुक पेज चंद्रशिव कुमार को फॉलो करके भी हमारे पुराने नोट्स, एडिटोरियल नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक भी आपको मिल जाएंगे, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। और आप हम वहाँ से यानी हमारे फेसबुक पेज या टेलीग्राम चैनल से आप हमारे वेबसाइट का लिंक भी प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर आपको यानी हमारे वेबसाइट में द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, डाउन टू अर्थ इत्यादि के रिपोर्ट पढ़ने को मिलेंगे एवं इनके अलावा अन्य GS से संबंधित स्टोरीज, नोट्स पढ़ने को मिलेंगे, जो आपकी सिविल सेवा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसी के साथ हम अपना आज का एपिसोड यानी गुरु मंत्रा रेडियो क्लास का 7वां एपिसोड समाप्त करते हैं। अब हमें इजाज़त दें। हम बहुत जल्द आपसे 8वें एपिसोड के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।